फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी महंगा हो रहा है और एनर्जी सप्लाई पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसी वजह से ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये रिसोर्सेज कैसे यूज और कंजर्व किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 3। मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, चलिए इसे समझते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट, मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट क्वांटिटी में मिलते हैं, यानी नेचर में आपको मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड मिलेंगे और जिस एरिया में ये मिलेंगे, यानी जिस एरिया से हम इसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ निकाल सकते हैं, वो भी लिमिटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि मिनरल्स क्रस्ट, मेंटल एंड कोर तीनों पोर्शन में मिल सकते हैं, पर फिर भी हम सिर्फ क्रस्ट के कुछ एरिया तक ही मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज के सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी लिमिटेड है, यानी क्रस्ट वाले पोर्शन जिससे हम मिनरल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, वहां से भी हाई क्वालिटी के अगर मिनरल रिसोर्सेज हमें निकालने हैं तो वो सिर्फ 1% ही अवेलेबल है, यानी क्रस्ट वाले 1% पार्ट में ही हमें हाई ग्रेड यानी अच्छी क्वालिटी वाले मिनरल्स मिल सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का तीसरा बड़ा रीजन ये है कि मिनरल रिसोर्सेज एक बारी अगर हमने केयरलेसली यूज करके या एक्सेसिवली यूज करके एक्सप्लॉइट कर दिए यानी खत्म कर दिए तो वो वापस फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेंगे। इसीलिए तो हम मिनरल्स को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। दैट इज वाई हमें मिनरल रिसोर्सेज का यूज जुडिशियसली करना चाहिए। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज के लिए मिनरल्स का इकोनॉमिकली वायबल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंडस्ट्रीज प्रेफर करती है कि वो हाई ग्रेड मिनरल्स को ही एक्सट्रैक्ट करे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हाई ग्रेड मिनरल्स सरफेस वाले एरियाज में या नियर द सरफेस वाले एरियाज में कम होते जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज डीप डाउन जा रही है, जिससे एनवायरनमेंट को भी बैडली हार्म हो रहा है और जो वहाँ काम कर रहे वर्कर्स हैं उन्हें भी। और ये ऑब्वियस है कि अगर एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोल्यूशन कॉज होगा तो इससे हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। इसीलिए हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो अब समझते हैं कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जितने भी मिनरल्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उनको चेक कर सकते हैं कि उनमें से कौन से मिनरल रिसाइक्लेबल हैं। जैसे कि मेटल रिसाइक्लेबल है तो हम मेटल को रिसाइकल करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, ताकि लो ग्रेड ओर को भी हम लो कॉस्ट में अच्छे से यूज कर पाए। इसके अलावा अगर किसी मिनरल का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर की जगह फाइबर ऑप्टिक ग्लासेस का यूज करना। इकोनॉमिक मिनरल्स के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन हमने मिनरल रिसोर्सेज के की थी उनमें से पहले दो यानी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है एनर्जी मिनरल्स को समझने की। एनर्जी मिनरल्स नेचर में पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम फ्यूल, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। एनर्जी मिनरल्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच डिफरेंसेस क्या है। कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, यानी वो सोर्सेज जिन्हें हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो ये रिसेंटली डेवलप्ड एनर्जी सोर्सेज है जो अभी हमने यूज करने शुरू किए हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड एंड केटल डंग केक। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जांपल्स है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। डिफरेंसेस को समझने के बाद अब देखते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ और कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल इंडिया का सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है। कोल फॉर्म होता है कई सालों तक प्लांट मटेरियल के कंप्रेस होने से। टाइम, हीट एंड प्रेशर की वजह से कोल कई फॉर्म्स में मिलता है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अब कोल का यूज इंडिया में कहाँ और कैसे होता है इसे समझते हैं।
तो कोल को पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज के लिए एनर्जी सप्लाई और डोमेस्टिक नीड्स के लिए यूज किया जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि कोल कई अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, तो सबसे पहला फॉर्म है पीट। जब प्लांट्स मार्शी एरियाज में गिरकर डिके होते हैं तो उनसे सबसे पहले पीट बनता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा और कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है और उन पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वैसे वैसे उनका मॉइस्चर कम होता रहता है और कार्बन कंटेंट बढ़ता रहता है। तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट कोल में बढ़ेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोल बनता जाएगा। इसके बाद पीट कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, जिसे हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, और इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा और मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता है पीट के कंपैरिजन में। ध्यान रखना कि इंडिया में लिग्नाइट के इंपॉर्टेंट रिजर्व नेवेली, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। फिर आता है बिटुमिनस कोल, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें कार्बन और एनर्जी दोनों काफी हाई होते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज होती है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे हार्ड, शाइनी और हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है। इंडिया में जो कोल है, अगर हम उसे उसके बनने के समय यानी जियोलॉजिकल एजेस के बेसिस में क्लासिफाई करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, एक गोंडवाना कोल और दूसरा टर्शरी कोल। गोंडवाना कोल अबाउट 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि अपना टर्शरी कोल अबाउट 55 मिलियन ईयर्स पुराना है। यानी टर्शरी कोल कंपैरेटिवली नया है और गोंडवाना कोल बहुत पुराना है, और इंडिया का ज़्यादातर कोल इसी कैटेगरी में आता है। जैसे कि ज़्यादातर मेटलर्जिकल कोल हमें दामोदर वैली रीजन में मिलते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स है झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। ये सब मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ डिपॉजिट्स हमें गोदावरी वैली, महानदी, सोन और वर्धा वैली में भी मिलते हैं। अब अगर टर्शरी कोल की बात करें तो ये हमें मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। याद रखना कि कोल एक बल्की मटेरियल है जो कि यूज होने पर वेट लूज करता है, और इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस इनके आसपास ही लोकेटेड होते हैं, यानी कोल फील्ड्स के नियर बाय ही लोकेटेड होते हैं। कोल के बाद इंडिया का नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है पेट्रोलियम, जिसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन ओशन के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से होता है। पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इससे हमें फ्यूल मिलता है हीट और लाइटिंग के लिए, मशीन्स को स्मूथली चलाने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स भी मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए पेट्रोलियम रॉ मटेरियल का काम करती है। पेट्रोलियम की रिफाइनरीज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिन पर दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स और कई केमिकल इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम से निकले प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं। इसीलिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके अराउंड कई और इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है और ये उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो ओशन में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनके रिमेन्स सेडिमेंट्स के नीचे दब जाते हैं। लाखों सालों तक उन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता रहता है और धीरे धीरे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम ज़्यादातर एंटीक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है, और ये ट्रैप्स उन रॉक फॉर्मेशंस में पाए जाते हैं जो टर्शरी एज के होते हैं। जिस लेयर में ऑयल मिलता है वो आमतौर पर पोरस सैंडस्टोन या लाइमस्टोन से बनी होती है। अब समझते हैं कि एंटीक्लाइन ट्रैप और फॉल्ट ट्रैप बनते कैसे हैं। एंटीक्लाइन ट्रैप तब बनता है जब रॉक लेयर्स फोल्ड होकर डोम शेप बना लेती हैं। डोम के अंदर वाली पोरस रॉक में ऑयल और गैस जमा हो जाते हैं, लेकिन ऊपर के नॉन पोरस रॉक उन्हें बाहर निकलने नहीं देती। गैस सबसे हल्की होती है, इसलिए सबसे ऊपर मिलती है, उसके नीचे ऑयल और उसके नीचे पानी होता है। फॉल्ट ट्रैप तब बनता है जब रॉक्स टूटकर शिफ्ट हो जाती हैं। जब पोरस और नॉन पोरस रॉक से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो ऑयल पोरस रॉक में आकर फंस जाता है, और क्योंकि नॉन पोरस रॉक उसका रास्ता रोक देती है तो वो वही ट्रैप होके रह जाता है। इंडिया में पेट्रोलियम का मेन प्रोडक्शन मुंबई हाई, गुजरात और असम में होता है।
याद रखना कि गुजरात का अंकलेश्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है और आसाम इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां पर आपको डिगबॉय, नहरकाटिया और मोरन हुगरीजान जैसे इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया का एक लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड भी है, मुंबई हाई। अब पेट्रोलियम के बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की, जो आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल बन चुकी है। नेचुरल गैस अक्सर पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। जब क्रूड ऑयल को जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उसके साथ ही नेचुरल गैस भी बाहर निकल जाती है। नेचुरल गैस का यूज बहुत तरीकों से किया जाता है, जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज में हीटिंग के लिए यूज होती है और केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी नेचुरल गैस पर काफी हद तक डिपेंड करती है। इसी वजह से नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सीएनजी और पीएनजी के नाम तो जरूर सुने होंगे। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, एंड पीएनजी पाइपलाइन के थ्रू घरों तक पहुंचाई जाती है। गैस पाइपलाइंस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से नेचुरल गैस धीरे धीरे प्रेफर्ड फ्यूल बनती जा रही है, क्योंकि ये साफ भी है और एफिशिएंट भी। अब अगर इंडिया की बात करें तो नेचुरल गैस के मेजर रिजर्व्स मुंबई हाई और वेस्ट कोस्ट के पास के फील्ड्स में मिलते हैं। इसके अलावा कैम्बे बेसिन में भी गैस पाई जाती है और ईस्ट कोस्ट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी नए रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। इन रिजर्व से मिलने वाली गैस को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस की जरूरत पड़ी, इसलिए इंडिया में गैस पाइपलाइंस का नेटवर्क डेवलप किया गया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पाइपलाइन थी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसने गैस फील्ड्स को फर्टिलाइजर प्लांट्स, पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज से जोड़ दिया। इस पाइपलाइन के बाद इंडिया में नेचुरल गैस का यूज तेजी से बढ़ने लगा। अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे गैस पाइपलाइंस का नेटवर्क भी एक्सपैंड होता गया और अब एक नेशनल गैस ग्रिड बनाई जा रही है, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों तक गैस सप्लाई पहुंचाई जा सके। इसी वजह से आज के टाइम पर नेचुरल गैस को एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर फ्यूल माना जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो आज के समय में हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। इतनी ज्यादा चीजों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है कि किसी भी देश का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसके डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो तरीकों से जनरेट की जाती है। पहला, फ्लोइंग वाटर की एनर्जी का यूज करके टरबाइन्स को चलाया जाता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि पानी बार बार यूज हो सकता है। इंडिया में भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा तरीका है थर्मल पावर जनरेशन, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फ्यूल का यूज करके टरबाइन चलाए जाते हैं। इसमें जो फ्यूल यूज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से होते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में।